हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने नहीं सीखा कोई सबक। शहबाज शरीफ की पीएम मोदी जी से अपील के बाद फिर दिखाए तेवर। जी हां दोस्तों, तुरंत ही अपने तेवर दिखा दिए पाकिस्तान ने। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर अब दुनिया समझ गई है चीन अब भारत को नहीं रोक सकता। मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित होने पर बोले सैयद अकबरुद्दीन। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जापानी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के पहुंचने से बुरी तरह तिलमिला गया चाइना, दे दिया जवाब। जी हाँ, और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील की है। दोस्तों बताएंगे क्या है इससे जुड़ी बड़ी खबर। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां थोड़ी देर पहले शहबाज ने भारत के आगे टेके घुटने, फिर एकदम बदल गया पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने नहीं सीखा कोई सबक। शहबाज शरीफ की पीएम मोदी जी से अपील के बाद फिर दिखाए तेवर। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को ही भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि शहबाज शरीफ के बयान को 24 घंटे भी नहीं हुए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हम शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बार फिर भड़काऊ बयान दे दिया। पाकिस्तानी पीएमओ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत के साथ बातचीत तभी संभव है जब भारत 5 अगस्त 2019 की अपनी अवैध कार्रवाई यानी प्रस्ताव को वापस लेगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 को निरस्त करने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पास किया था। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम बहुल राज्य की जनसांख्यिकी को अवैध रूप से बदलने के मकसद से भारत ने इसे 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का फैसला किया। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा था भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। तो अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा ये हमारे ऊपर है कि हम शांति से रहें और मिलकर तरक्की करें या एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन को बर्बाद करें। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए हैं और इसने लोगों के लिए और अधिक दुख, गरीबी और बेरोजगारी ही लेकर आया है। हमने अपना सबक सीख लिया है और हम शांति से रहना चाहते हैं। मैं पीएम मोदी को संदेश देना चाहता हूं कि हम गरीबी को कम करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और हम अपने लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। हम बम और गोला बारूद पर अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आए, टेबल पर बैठे, एक मेज पर बैठ करके अपने मुद्दों को सुलझाएं। यानी कि दोस्तों एक दिन जस्ट पहले शहबाज शरीफ का यही बयान था दोस्तों, और एक दिन जस्ट बाद 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि शहबाज के कार्यालय से जम्मू कश्मीर को लेकर बयान दे दिया गया और कह दिया गया है कि भारत सरकार की 5 अगस्त 2019 के प्रस्ताव को वापस लेने के बाद ही हम बातचीत की मेज पर बैठेंगे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान तो अपना बयान ऐसे दे रहा है जैसे भारत ही रिक्वेस्ट कर रहा हो पाकिस्तान से मेज पर बैठने की। पाकिस्तान को यह नहीं जूझ रहा कि भारत की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं है, उसके बावजूद भी दोस्तों मिलने की भी बात कह रहा है और तुरंत ही ना मिलने की भी बात कह रहा है। जब पाकिस्तान खुद अपना एजेंडा क्लियर नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तो वो क्या ही भारत के साथ शांति चाहेगा। उसको तो आतंकवादियों को पालना है, आतंकवाद पल रहे हैं मजे से, और क्या ही चाहिए। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो दोस्तों, शहबाज शरीफ के बयान और शहबाज के कार्यालय द्वारा दिए गए बयान को लेकर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आज जितनी ज्यादा सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ताकि हर कोई अपना राय दे सके। दोस्तों आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने जब ये बयान दिया था भारत के साथ दोस्ती को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठने को लेकर, उसी समय दोस्तों एक्सपर्ट्स ने भारत को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान फिर से एक बार भारत को धोखा देगा और भारत को इस पर अलर्ट रहना चाहिए शहबाज के बयान पर। और दोस्तों वही होता नजर आया है, तुरंत पाकिस्तान के बोल पलट गए हैं दोस्तों। और आपको बता दें शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार की बातें कह रहे हैं दोस्तों, मिलने की बात कह रहे हैं। और शहबाज के ही मंत्री बिलावल भुट्टो मोदी जी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आपको याद होगा अमेरिका में जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कितनी ज्यादा
ज्यादा जहरें उगली थी दोस्तों, हम कैसे भूल सकते हैं उन चीजों को। अब ऐसे में भारत का क्या रिएक्शन होने वाला है दोस्तों, वो तो समय ही बताएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अब दुनिया समझ गई है चीन अब भारत को नहीं रोक सकता। मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित होने पर बोले सैयद अकबरुद्दीन। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी की लिस्ट में डाल दिया है। इससे पहले अमेरिका और भारत लगातार मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि पहले चीन मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अड़ंगा लगाता था, लेकिन आखिरकार उसने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके बाद यूएनएससी में मक्की के खिलाफ प्रस्ताव पारित पर उसे वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया। अब इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके सैयद अकबरुद्दीन का बयान सामने आया है। जी हाँ, 1985 बैच के IFS अधिकारी सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किए जाने की खबर विश्व स्तर पर बढ़ती समझ को दर्शाती है कि चीन भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया को अब समझ आ रहा है कि चीन भारत को नहीं रोक सकता। चीन ने भारत के लोगों की न्याय की मांग में रोड़े अटकाए थे। उन्होंने कहा कि भारत के आगे अब चीन का दबदबा कमजोर हो रहा है, वो भारत को विफल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला भारतीय विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अचानक दोस्तों चाइना कैसे बदल गए, सोचने वाली बात है, क्योंकि चाइना को पता चल चुका है कि चाइना के रूप में अब भारत अमेरिका जैसे देश नहीं ढलने वाले, चाइना को ही ढलना पड़ेगा। और इसी वजह से दोस्तों उसने हाँ कह दिया और मक्की को विश्व स्तर पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। जी हाँ, इस पर चीन ने क्या सफाई दी है वो भी हम आपको बता दें। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बताया कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है। यूएन के तहत आतंकी संगठनों और आतंकियों को सूचीबद्ध करना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों के अनुकूल है। दोस्तों चाइना इधर झुकता नजर आ रहा है भारत के सामने, उधर दोस्तों पाकिस्तान झुकता नजर आ रहा है। बहरहाल अब पूरे विश्व को भारत की कूटनीति और भारत के डिफेंस सिस्टम का ताकत पता चल चुका है दोस्तों, और तभी ये सारे के सारे नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। मानते कि नहीं? अगर आप भी मानते हैं तो मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी कह दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं और खबर की, जहां जापानी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के पहुंचने से बुरी तरह तिलमिला गया चीन। ड्रैगन को आखिर किस बात का सता रहा है डर, बता दें। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकी से चीन पहले ही परेशान था। अब भारत के एक नए कदम से वो और बौखला गया है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जापान पहुंची है अपने पड़ोस में। भारतीय वायुसेना की मौजूदगी से चीन को मिर्ची लग गई। बौखलाहट में चीन ने कहा है कि जापान और भारत की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से दोनों देशों की चीन के खिलाफ बढ़ रही सैन्य महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। बता दें कि चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट वेई डोंगसू ने जापान भारत की इस एयर एक्सरसाइज पर रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट में वेइंग ने कहा है कि दोनों देश अमेरिका के पिट्ठू हैं और उन्हें यूएस के उकसावे में ही जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि इस ड्रिल के पीछे दोनों देशों के अपनी अपनी चाहते छिपी हुई है। इस एक्सरसाइज के जरिए भारत जहां हिंद महासागर के पार अपनी सैन्य क्षमताएं दिखाकर दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, तो वहीं जापान चाहता है कि अगले साल इस ड्रिल में भाग लेने के लिए जब उसकी वायुसेना भारत जाए तो उसके लिए भी बाहर ऑपरेशन करने का रास्ता खुल जाए। जी हाँ दोस्तों, और चीन ने दोस्तों यहाँ तक कह दिया है कि तुम कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, चीन के सामने टिक नहीं पाओगे। जी हाँ, ऐसे में चाइना द्वारा दिए गए इस धमकी का बयान आप लोग अपने तौर से जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहाँ पर जापान ने साथ ही साथ भारत का नाम लेकर चीन को भी दे दी है सीधी चेतावनी। फूमियो किशिदा का अमेरिका में बहुत बड़ा ऐलान, बता दें। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच जापान ने भारत का नाम लेकर ड्रैगन को सीधी चेतावनी दी है, और इसके साथ ही अब ऐसा लग रहा है कि जापान ने चीन के साथ भविष्य में किसी भी तनाव का सामना करने का ऐलान कर लिया है। बता दें कि अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और तनाव को लेकर काफी अहम बयान दिया। उन्होंने अपने संबोधन में मौजूदा वर्ल्ड में भारत के महत्व को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने भारत के G20 अध्यक्षता संभालने और चीन से उत्पन्न चुनौतियों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत इस साल G20 का अध्यक्ष बना है और भारत एक साझा बुनियादी मूल्यों और रणनीतिक हितों वाला साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत अब जल्द ही चीन की आबादी को पार कर जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, और जापान भारत विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने और नई दिल्ली के साथ एक स्वतंत्र रूप से और खुले इंडो पैसिफिक
बनाने के लिए काम करने का वादा किया हुआ है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने और क्वाड को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि क्वाड में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां यूक्रेन हारा तो हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। जी हाँ, डरा रही है पोलैंड के प्रधानमंत्री। ये बड़ी चेतावनी बताते रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुज मोराविकी ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी से लियोपार्ड 2 टैंक को यूक्रेन को देने का भी आग्रह किया है। अपने संदेश के जरिए मोराविकी ने अन्य नाटो देशों को संकेत देना चाहा है कि वो भी यूक्रेन को हथियार देकर मदद करें। यूक्रेन में रशिया के हमले के बाद से भारी तबाही देखने को मिली है। बड़ी संख्या में आम लोग और सैनिकों की जानें गई हैं। मोराविकी ने बर्लिन में एक समारोह में कहा कि यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की एक प्रस्तावना बन सकती है, इसीलिए आज यूक्रेन की मदद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई कारण नहीं है। मोराविकी ने जोर देकर कहा है कि जर्मनी को यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक की डिलीवरी की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन आज सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए भी लड़ रहा है। मैं जर्मन सरकार से इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने और हर तरह से हथियार की डिलीवरी का आग्रह करता हूं। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां बड़गाम जिले में एनकाउंटर जिसमें 2 आतंकी हुए ढेर। बता दे जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कल सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर हुआ। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। यहाँ अधिकारियों ने ये जानकारी दी। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सैनिकों ने इलाके में आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद बड़गाम में एक मोबाइल वाहन जांच चौकी बनाई थी। अधिकारी ने कहा है कि एक कैब को जांच के लिए रुकने का संकेत दिया गया, लेकिन उसके अंदर मौजूद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि अभियान अब भी जारी है। चश्मदीदों ने बताया कि जमीन पर 2 शव पड़े दिखे। हालांकि पुलिस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभियान खत्म होने के बाद बयान जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर यूनाइटेड नेशन ने लताड़ा। बता दें पाकिस्तान का कट्टरपंथी चेहरा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यक समुदाय की नाबालिग लड़कियों के अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और इस अपराध को रोकने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रयास करने का आह्वान किया। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने एक बयान में ये बातें कही। एक बयान में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन कृत्यों को निष्पक्ष रूप से और घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप रोकने और पूरी तरह से जांच करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इस तरह के मामलों में अपराधियों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जी हाँ, अधिकारी यहाँ नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि हम ये बहुत परेशान हैं सुनकर कि 13 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को उनके घर के अंदर से अगवा कर लिया जाता है, उनकी तस्करी की जा रही है। कभी कभी उनकी उम्र से दुगनी उम्र के पुरुषों से जबरन शादी कराई जा रही है और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, इस पर भारत ने भी रिएक्शन दिया है। भारत ने यूएनएससी के फैसले का दिल से समर्थन किया है, स्वागत किया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया में फिर मंदिर में तोड़फोड़। 12 जनवरी को स्वामी नारायण मंदिर को भी बनाया गया था निशाना। बता दें ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। यहाँ के विक्टोरिया राज्य में एक मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, मंदिर में भारत विरोधी कलाकृतियों को भी बनाया गया। गौरतलब है कि ये एक सप्ताह में दूसरी बड़ी घटना है जब ऑस्ट्रेलिया में किसी हिंदू मंदिर पर हमला किया गया हो। वहाँ की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को विक्टोरिया के कैरम डाउन्स में ऐतिहासिक श्री शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई। खालिस्तानी समर्थकों ने यह हमला तब किया जब तमिल हिंदू समुदाय द्वारा 3 दिवसीय थाई पोंगल त्योहार के दौरान भक्त दर्शन के लिए गए थे। श्री शिव विष्णु मंदिर की लंबे समय से भक्त उषा सेंथिल नाथन ने इस घटना की निंदा की है। जी हाँ, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर कोरोना की वजह से चीन का बच गया बैंड। जीडीपी की रफ्तार भारत से भी आधी 40 साल में सबसे कम पहुंचा। बता दें चीन में कोरोना वायरस ने किस कदर कोहराम मचाया ये किसी से छिपा नहीं है। वहां फैली दहशत के चलते दुनिया के अन्य देशों में भी खौफ का माहौल पैदा
पैदा हुआ। कोरोना की मार झेल रहे चीन के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। देश की आर्थिक विकास दर बोले तो चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए गए। इनके मुताबिक साल 2022 में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3% ही रही है। जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का प्रकोप अब तक के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बीते साल 2022 में देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदी और रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी यानी रिसेशन के चलते देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 3% की दर से हुई, जो 4 दशक में सबसे कमजोर आंकड़ा है। सरकार की ओर से मंगलवार को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। जी हाँ, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां दाने दाने से मोहताज पड़ोसी देश की मदद के लिए फिर आगे आया अपना भारत। ऐसे निकालेगा मुश्किलों से बाहर। बता दें, संकट से जूझ रहे अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए एक बार फिर भारत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी 19 जनवरी को कोलंबो की यात्रा करके कर्ज भुगतान की प्रक्रिया को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने पर बातचीत करेंगे। उनके इस दौरे पर श्रीलंका ने खुशी जताई है और कहा है कि इस यात्रा से श्रीलंका को संकट से उबरने में मदद मिलेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री 19 जनवरी को श्रीलंका आ रहे हैं। इस दौरे में भारत की ओर से श्रीलंका को दिए गए लोन को रीस्ट्रक्चर करने पर बातचीत की जाएगी। जी हाँ, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर आखिर दलाई लामा को लेकर श्रीलंका पर क्यों भड़का चीन। बता दें, भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के श्रीलंका दौरे को लेकर चीन भड़क गया है। चीन ने दिवालिया हो चुके श्रीलंका को नसीहत देते हुए कहा है कि उसे चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान रखना चाहिए। चीनी दूतावास के एक शीर्ष अधिकारी ने श्रीलंका के कैंडी शहर में कुछ बौद्ध अधिकारियों से मुलाकात की और दलाई लामा के दौरे का विरोध किया। हालांकि अभी तक दलाई लामा के श्रीलंका दौरे की तारीख निर्धारित नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही दलाई लामा श्रीलंका दौरे पर जा सकते हैं। तो दूसरी ओर दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक दूतावास के प्रभारी हु वेई ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सहित चीन सरकार और चीन के लोग दलाई लामा की आओ भगत करने वाले किसी भी देश का विरोध करते हैं, क्योंकि 14वें दलाई लामा कोई साधारण संत नहीं है, वो स्वयं घोषित संत है। जी हाँ, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 271 सांसदों विधायकों को किया सस्पेंड। आखिर क्या है मामला, बता दें, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर के 271 सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है। इन सांसदों और विधायकों पर अपनी पूंजी और देनदारी का लेखा जोखा जमा नहीं कराने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि वित्तीय विवरण हर साल 31 दिसंबर तक दाखिल करने होते हैं और पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने सांसदों एवं विधायकों को 30 जून 2022 तक का अपना वित्तीय लेखा जोखा 16 जनवरी 2023 तक जमा कराने का निर्देश दिया था। सांसदों और विधायकों को चेतावनी दी गई थी कि ऐसा नहीं करने वालों की सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां कराची के स्थानीय चुनाव में पीपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी, इमरान खान को तगड़ा झटका, पीटीआई तीसरे नंबर पर। बता दें, पाकिस्तान के सिंध में हुए स्थानीय सरकारों के चुनावों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बड़ी सफलता हासिल हुई। कराची में 93 सीटों के साथ पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को कराची लोकल गवर्नमेंट के नतीजों का ऐलान किया था। इसके साथ ही पीटीआई को बड़ा झटका लगा है, वो तीसरे नंबर पर है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एफसीडीओ के अस्थायी उप सचिव फिलिप बार्टन से की मुलाकात, वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को दिल्ली में अस्थायी उप सचिव विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय बोले तो एफसीडीओ फिलिप बार्टन से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि हमने 2030 की रूपरेखा के तहत विकास, वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चाएं की। जी हाँ, साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर उत्तर कोरिया से बड़ी खबर, तानाशाह किम जोंग उनकी हर चाल पर अब नजर रखेगा। अमेरिका 400 करोड़ रुपए खर्च करेगा बेनकाब। जी हाँ, उत्तर कोरियाई शासन को बेनकाब करने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका किम जोंग उनकी गुप्त गतिविधियों का पता लगाने के लिए 400 करोड़ रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार है। व्यापक वार्षिक रक्षा व्यय पैकेज के हिस्से के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर के अंत में ऑटो वॉर्म बियर काउंटरिंग उत्तर कोरियाई सेंसरशिप और निगरानी अधिनियम पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस ऑपरेशन को सहमति देने का मकसद उत्तर कोरिया की सर्वव्यापी सेंसरशिप और उसके नागरिकों की निगरानी का मुकाबला करना है। जी हाँ, बात करते हैं एक और खबर की, जहां चीन में 5 हफ्तों में 9 लाख मौतें, चीनी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने खोली
जिनपिंग सरकार की पोल बता दें, चीन ने स्वीकार किया है कि कोरोना महामारी से उनके यहाँ करीब 60,000 लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि दुनिया के विशेषज्ञों का दावा है कि चीन अभी भी सही आंकड़ा छिपा रहा है। माना यह जा रहा है कि चीन में मौतों का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा है। बता दें कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बीते हफ्ते बताया है कि देश भर के अस्पतालों में 12 जनवरी तक करीब 59,938 लोगों की जान कोरोना महामारी के चलते गई। बता दें, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के फील्डिंग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में महामारी विभाग के अध्यक्ष जू फेंग झांग का दावा है कि चीन में कोरोना से मौतों का सही आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से बहुत ज्यादा बड़ा है। झिंग का दावा है कि चीन में कोरोना महामारी की शुरुआत में पहले के 5 हफ्तों में ही करीब 9 लाख लोगों की जानें गई हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अब जून 2024 तक बने रहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। जी हां, दिल्ली में चल रही भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा ऐलान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कार्यकारिणी के सामने राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा, सर्वसम्मति से उन्हें समर्थन मिला, जिसके बाद जेपी नड्डा जी जून 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाए जाने की जानकारी देते हुए अमित शाह जी ने कहा कि हमारे संविधान के हिसाब से संगठन का चुनाव होता है। ये वर्ष सदस्यता का साल है। कोविड के कारण समय पर सदस्यता का काम नहीं हो सका था इस पर, इसलिए संविधान के हिसाब से कार्य विस्तार किया गया है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। ऐसे में कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा जेपी नड्डा जी को। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों बिल्कुल सही स्टेप लिया है, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी की नसीहत, कहा मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। पीएम मोदी जी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी और कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि पसमानदा और बोरा समाज से मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर रखना होगा, समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वोट दे या ना दे, लेकिन मुलाकात अवश्य करें। पार्टी के कई लोगों को अब भी लगता है कि विपक्ष में है, पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पीएम ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अति आत्मविश्वास के चलते चुनाव हार गए थे। अति आत्मविश्वास से सभी को बचना चाहिए, सभी को मेहनत करने की आवश्यकता है। ये सोचना कि मोदी आएंगे जीत जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। बात करते हैं दोस्तों एक और खबर की, जहां पर अगर आपकी भी बेटी है दोस्तों तो एसबीआई दे रहा पूरे 15 लाख रुपए का लोन, शादी या पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं इस्तेमाल। बता दें, एसबीआई ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैंक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को पूरे 15 लाख रुपए दे रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल आप पढ़ाई या फिर शादी के लिए भी कर सकते हैं। बैंक ने एक ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। एसबीआई ने बताया कि बेटियों को बैंक की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम की सुविधा दी जा रही है, जिसमें सिर्फ 250 रुपए जमा करके आप अपनी बेटी को लखपति बना सकते हैं। इस सरकारी स्कीम की खास बात यह है कि आपको गारंटीड इनकम का फायदा मिलता है, इसके साथ ही आपको टैक्स में छूट का भी फायदा मिलेगा। यह स्कीम खास गर्ल चाइल्ड के लिए है, लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस स्कीम की सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है। जी हाँ, इसके अलावा सरकार इस समय सुकन्या समृद्धि स्कीम पर 7.6% की दर से ब्याज का भी फायदा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।